गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये है कक्षा 12 के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 का भाग 5.2। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कल से आगे की बात। तो आइए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्म के निवल योगदान को जिस शब्द से सूचित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यवर्धित कहते हैं। और कोई फर्म दूसरे फर्म से जो कच्चा माल खरीदती है उसको उत्पादन प्रक्रम में पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। अतः किसी फर्म का मूल्यवर्धित फर्म के उत्पादन का मूल्य फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई फर्म में का जो उत्पादन मूल्य है वो फर्म जो मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग करते हैं उसी सब का योग होता है। उसके बाद हमने यह भी जाना था कि फर्म के मूल्य वर्धित का वितरण उत्पादन के चारों कारकों में किया जाता है, जिनके नाम है श्रम, पूंजी, उद्यमिता और भूमि। अब इस आगे की बात हम शुरू करते हैं। इससे आगे की जानते हैं। उपर्युक्त उदाहरण यानी कि जो उदाहरण ऊपर दिया हुआ है ये तालिका 2.1 के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए तालिका 2.1 ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसान का कुल उत्पादन है 100 और इसमें उसने मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग कुछ भी नहीं किया है। मूल्यवर्धन इसका हो गया 100 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये का ही कुल उत्पादन हुआ, उसमें बीच में कुछ लगाया ही नहीं है, तो इस वजह से उसके कुल मूल्य वर्धित हो गया 100 रुपये। जबकि बेकर के मामले में 200 रुपये का उसका कुल उत्पादन है, जबकि 50 रुपये का मध्यवर्ती वस्तु यानी गेहूं के रूप में ये उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसका मूल्य वर्धन हुआ 150 रुपये का, यानी कि 200 माइनस 50 यानी कि 150 रुपये का। यहाँ सभी परिवर्तनों को मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। परिवर्तन मतलब जो भी इसमें शामिल होने वाली बातें हैं वो सभी किस रूप में व्यक्त किया गया है, मुद्रा यानी करेंसी के रूप में। यहाँ सूचीबद्ध विभिन्न परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए हम वस्तुओं की बाजार कीमत पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण में हम उत्पादन श्रृंखला में और अधिक कारकों को समाविष्ट कर सकते हैं। समाविष्ट मतलब शामिल कर सकते हैं और इसे अधिक यथार्थवादी यानी कि अधिक तर्कसंगत बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप कह सकते हो किसान गेहूं के उत्पादन के लिए उर्वरक यानी कि जो फर्टिलाइजर है और कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। इन आगतों यानी कि इन इनपुट का मूल्य गेहूं के निर्गत मूल्य यानी कि आउटपुट के मूल्य से घटाना होगा। या बेकर कोई अपना ब्रेड जो है ना जलपान गृह आप लोग जानते होंगे, जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेंट यानी कि ब्रेकफास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं, को बेच सकते हैं, जिसके मूल्य वर्धित की गणना मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाकर यानी कि ब्रेड के मामले में करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अब बेकर की बात है तो बेकर का कुल उत्पादन 200 है, तो और जिसमें 50 रुपये के गेहूं उसने उपयोग किया है, तो बेकर के लिए मूल्य वर्धन हुआ 150 रुपये का। और वो बेकर क्या करता है तो 200 रुपये का ब्रेड वो रेस्टोरेंट को बेचता है, और रेस्टोरेंट अगर वो उससे 500 रुपये का ब्रेड पकौड़ा बना के उसको सेल करता है तो 500 रुपये का कुल उत्पादन हुआ। तो इस तरीके से उसका मूल्य वर्धन हो गया 300 रुपये का। तो मूल्य ह्रास की संकल्पना से हम पहले से परिचित हैं। मूल्य ह्रास यानी कि कीमत में कमी। तो मूल्य ह्रास जिसको स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं, चूंकि उत्पादन के संचालन में प्रयुक्त की गई पूंजी में टूट-फूट होती है
पूंजी के मूल्य को स्थिर रखने के लिए उत्पादक को प्रतिस्थापन निवेश करना पड़ता है। प्रतिस्थापन निवेश का मतलब है सब्स्टिट्यूशन निवेश, यानी कि एक चीज़ की कमी हुई तो उसके जगह पे, यानी कि एक मशीन जैसे ही खराब होने वाली है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे मशीन को तैयार रखते हैं। तो इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन, यानी कि एक के जगह पे दूसरी की स्थापना की गई। प्रतिस्थापन निवेश पूंजी का मूल्य ह्रास ही है। यदि हम मूल्य वर्धित में मूल्य ह्रास को शामिल करें, यानी कि मूल्य वर्धन है और उसमें मूल्य ह्रास को हम शामिल कर देते हैं, तो हमें मूल्य वर्धित का जो मूल्य प्राप्त होगा उसे सकल मूल्य वर्धित कहते हैं। और सकल मूल्य वर्धित से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो निवल मूल्य वर्धित, यानी कि नेट मूल्य वर्धित प्राप्त होता है। सकल मूल्य वर्धित के विपरीत निवल मूल्य वर्धित में पूंजी की टूट फूट शामिल नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए, कोई फर्म प्रति वर्ष 100 रुपये मूल्य का उत्पादन करती है तो उस वर्ष में 20 रुपये का मध्यवर्ती वस्तु का उपयोग किया जाता है और पूंजी उपभोग का मूल्य 10 रुपये है, यानी कि मूल्य ह्रास 10 रुपये का है। तो सकल मूल्यवर्धन हो जाएगा, क्योंकि चूंकि मध्यवर्ती वस्तु इसमें से सिर्फ घटाएंगे तो 100 माइनस 20 यानी कि 80 रुपये प्रति वर्ष होगा। जबकि निवल यानी कि नेट करने के लिए 20 रुपये तो घटाना ही है, साथ में आप क्या करेंगे कि मूल्य ह्रास को भी घटाएंगे। तो यानी कि 100 माइनस 20 माइनस 10 बराबर 70 रुपये प्रति वर्ष हो गया, यानी कि निवल मूल्यवर्धन यानी कि नेट मूल्यवर्धन 70 रुपये का हुआ। धाता भी है कि मूल्यवर्धित की गणना करते समय फर्म के उत्पादन का मूल्य लिया जाता है। ध्यान दीजिए, क्या लिया जाता है, तो फर्म के उत्पादन का मूल्य लिया जाता है। लेकिन ये होता है कि फर्म अपने सारे उत्पादन को नहीं बेच पाती है। उस स्थिति में वर्ष के अंत में उसके पास कुछ अविकृत स्टॉक होगा। अविकृत मतलब बिना बिका हुआ माल का स्टॉक होगा। इसके विलोमता मतलब इसका उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि फर्म के पास पहले से ही कुछ बिना बिका हुआ स्टॉक हो, अविकृत स्टॉक हो। वर्ष के दौरान फर्म के द्वारा बहुत कम उत्पादन किया जाता है, किंतु उस वर्ष के आरंभ में जो स्टॉक उसके पास रहता है, उस वर्ष के आरंभ में जो स्टॉक उसके पास रहता है, जैसे कि उदाहरण के लिए कि 200 कमीज है या 100 कमीज है उसके पास पहले से है, और उस वर्ष अगर वो 1000 कमीज का उत्पादन करता है तो इस प्रकार से उसके पास अभी कुल 1100 कमीज का स्टॉक है। तो उसे बेचकर वो क्या करता है, बाजार की मांग की पूर्ति करता है। हम इन स्टॉकों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे जो फर्म अपनी इच्छा से अथवा नहीं चाहते हुए अपने पास रखती है। अब देखिए इसमें कैसा व्यवहार करेंगे, तो इसमें उस फर्म की जिम्मेदारी है कि वो हो सकता है इसको कई तरीके से इसका प्रयोग कर सकता है कि अगले जो है ना फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो वित्तीय वर्ष है फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या करेगा तो उत्पादन को कम कर देगा और स्टॉक को क्या करेगा, बढ़ा दे, मतलब स्टॉक के माल को ही पूर्ति के लिए प्रयोग करेगा। स्मरणीय है, यानी कि याद रखने वाली बात क्या है कि कोई फर्म दूसरी फर्म से कच्चा माल खरीदती है। कच्चे माल का वह अंश जिसका पूर्ण उपयोग हो जाता है उसे मध्यवर्ती के वस्तु के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन प्रश्न आता है कि उस अंश का क्या होता है जिसका पूरे तरीके से उपयोग नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र में ध्यान रखिएगा कि बिना, अब इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अविकृत निर्मित वस्तु, यानी कि बिना बिका हुआ जो तैयार माल है, अथवा अर्ध निर्मित वस्तु यानी कि आधा जो बना हुआ माल है, या कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखती है, उसे क्या कहते हैं, माल सूची कहा जाता है। माल सूची एक स्टॉक परिवर्त है। वर्ष के आरंभ में इसका मूल्य कम हो सकता है, इसका मूल्य हो सकता है, यानी कि कम हो सकता है, और वर्ष के अंत में इसका उच्च मूल्य हो सकता है। इस स्थिति में माल सूची में वृद्धि यानी कि संचय होती है। वृद्धि यानी कि सेविंग होगी, उसका वो स्टॉक ज़्यादा बढ़ेगा।
यदि माल सूची का मूल्य वर्ष के आरंभ की तुलना में वर्ष के अंत में कम हो तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि अपसंचय होगा, यानी कि कमी आएगी। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक वर्ष के दौरान किसी फर्म की माल सूची में परिवर्तन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी का साइन है, तो वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। अब यहाँ पे आइडेंटिटी को समझना जरूरी है। आइडेंटिटी का मतलब होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब उसके जैसा, लगभग उसी के जैसा होता है, यानी कि जब दो टर्म के बीच में अंतर हो या योग किया जाता है तो वो उसके लगभग बराबर होता है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं तादात्म्य को बताता है। समानता यानी कि इक्वल चिन्ह के समान, तादात्म्य चिन्ह में दाईं ओर की वस्तु और बाईं ओर के वस्तु के बीच समानता को नहीं देखी जाती, बल्कि तादात्म्य सदैव इनसे निरपेक्ष होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये हमेशा प्लस में रहेगा। निरपेक्ष मान आप लोगों ने निकाला होगा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, तो निरपेक्ष क्या होता है कि हमेशा प्लस में होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अब ये देख लीजिए कि 2 + 2 बराबर जो है ना, 2 + 2 आइडेंटिटी 4 है, यानी कि उसका निरपेक्ष मान 4 है, यानी कि हमेशा प्लस में है 4, क्योंकि ये हमेशा सत्य है। लेकिन 2 × x = 4 हमें अवश्य लिखना चाहिए इस कंडीशन में। तो यहाँ पे 2 बार x के विशेष मूल्य के लिए 4 के बराबर होता है। इस तरीके से क्या अगर होगा 2x = 4 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से 4 को हमने काट दिया 2। तो ऐसा हमेशा सच नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे 2 × x आइडेंटिटी 4 नहीं लिख सकते। समझ में आई बात। x का मान 2 हमेशा नहीं हो सकता, इसका मान अलग भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अभी इतना नहीं, इतना ये समझिए कि 2 × x आइडेंटिटी 4 हम नहीं लिख सकते, जबकि 2 + 2 4 के बराबर होता है, यानी कि तादात्म्य है या आइडेंटिटी है। लेकिन 2 × x आइडेंटिटी 4 के हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब अवलोकन कीजिए कि फर्म का उत्पादन किसके आइडेंटिटी यानी कि ये किसके लगभग बराबर होता है, तो मूल्यवर्धन प्लस फर्म द्वारा प्रयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुएं। अब अगला है कि एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कि लगभग किसके बराबर होगा, तो मूल्यवर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयोग की गई मध्यवर्ती वस्तुएं माइनस फर्म वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, यानी कि कितना मूल्य वर्धन हुआ है और उसने मध्यवर्ती वस्तु कितने का प्रयोग किया और उसमें से उस साल के दौरान कितने कुल जो है ना मतलब बिक्री हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मूल्य वर्धन हुआ है 500 का और उसमें उसने मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग किया था 400 रुपये का, तो 500 + 400 900 हो गया। उसमें से अब जो है ना अगर मान लीजिए 600 की बिक्री हुई है, तो इस तरीके से माल सूची में परिवर्तन हो गया। 5 4 9 में से 600 घटा दीजिए, यानी कि 300, तो 300 का हुआ है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण के रूप में देख लीजिए। मान लीजिए फर्म के पास वर्ष के शुरू में 100 रुपये मूल्य का बिना बिका हुआ स्टॉक था, ठीक है, और उसने उस साल 1000 रुपये मूल्य के वस्तु का उत्पादन किया, जिसमें 800 रुपये मूल्य के वस्तु की बिक्री हुई। अतः इसमें इन दोनों में अंतर कितने का आया, तो 200 रुपये का है, या 200 रुपये माल सूची में परिवर्तन है। ठीक है, 1000 रुपये का उसने 100 रुपये पहले का है ये बिना बिका हुआ स्टॉक, लेकिन 100 रुपये की अभी बात इस लाइन में नहीं की गई है। यहाँ पे क्या गया कि उस साल में 1000 रुपये मूल्य के वस्तु का उत्पादन किया गया और 800 रुपये के मूल्य की बिक्री हुई, तो यानी कितना बचा, तो 200 का बचा। तो इस तरीके से यह 100 रुपये की माल सूची में जुड़ जाएगी और वर्ष के लास्ट में कितनी माल सूची हो जाएगी, 300 रुपये की, 300 रुपये की, यानी कि 200 + 100, 100 + 200 यानी कि 300 रुपये की का जो है ना माल सूची हो जाएगा लास्ट में।
याद रखें कि माल सूची क्या है? तो माल सूची में परिवर्तन एक समय अवधि के बाद ही होता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रवाह। परिवर्तित प्रवाह का मतलब मैंने बताया था इसी चैप्टर के पिछली वीडियोस में कि प्रवाह मतलब होता है कि एक समय, निश्चित समय अवधि के दौरान जो रेगुलेशन होता है, यानी कि सर्कुलेशन होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। यानी कि ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यानी कि एक निश्चित समय में होता है ऐसा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये माल सूची में परिवर्तन जो हो रहा है, ये क्या है? प्रवाह परिवर्तन है। अब आगे की बात हम लोग यहाँ करते हैं, आगे की बात अगली वीडियो में हम करेंगे। और अब तब तक के लिए शुक्रिया, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।